हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पावर शेयरिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। और पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट होती या नहीं होती उसको जानने के लिए हमने दो कंट्रीज के केस लेने थे, एक श्रीलंका का और एक बेल्जियम का। और बेल्जियम का हमने डिस्कस कर लिया था, तो अब टर्न है जो वो श्रीलंका की। तो सबसे पहले आप ये जाने कि जो श्रीलंका है वो आइलैंड नेशन है। क्या है? आइलैंड नेशन। आप बोलेंगे इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ये समझे इंडिया का जो साउथ पोर्शन है ना, साउथ ऑफ इंडिया, स्पेशली अगर आप देखें तो तमिलनाडु के साउथ में, तमिलनाडु के साउथ में। और इसकी जो पॉपुलेशन दी है, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका दैट इज 2 करोड़। अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे श्रीलंका की 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा की इक्वल, यानी पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज 2 करोड़ विच इज इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा। अगर आपको याद हो, हमने बताया था बेल्जियम की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जो हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है, और तमिलनाडु की 2 करोड़ है, जो हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। अब तमिलनाडु अगर आप देखेंगे, ये इंडिया का सदर्न पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पर तमिलनाडु, और इसी के साउथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे श्रीलंका है। और अगर आप ऐसे एक्स्ट्रा एक बात जाने तो यहाँ पे जो वाटर बॉडी इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है तो उसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट। आपको ऐसे एक बात बता दे, वाटर का ऐसा पार्ट जो दो लैंड पोर्शन को सेपरेट करे और वाटर बॉडी को ज्वाइन करे, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर बॉडी है ये इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है और इंडिया को और श्रीलंका को सेपरेट करती है। तो ये स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। याद रखना इसकी स्पेलिंग जो है PALK है, पाक स्ट्रेट। तो यहाँ पर श्रीलंका है। तो आए हम श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन जानते हैं। मेन जो काम है वो एथनिक कंपोजिशन है, और उसके बाद है कि उन्हें अपनी कंपोजिशन के साथ क्या किया। तो आए जानते हैं। तो आए अब हम जानते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो अगर आप श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन को जानने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको मेजरली 2 कंपोजिशन मिलेंगी लैंग्वेज के बेस पर। तो सबसे पहले वहां पे 2 ग्रुप मिलेंगे आपको। तो एक साइड से आप लिखेंगे सिन्हाला स्पीकर, SINHALA, सिन्हाला स्पीकर, और दूसरी ओर से मिलेंगे आपको तमिल स्पीकर, तमिल स्पीकर। 2 मेजर ग्रुप है वहां पे एथनिक कंपोजिशन में, एक सिन्हाला स्पीकर और दूसरे हैं तमिल स्पीकर। अगर आप सिन्हाला स्पीकर की बात करें तो ये 74% है। आपसे कोई पूछे कि सिन्हाला स्पीकर कितने, 74%। और जो ये तमिल स्पीकर हैं ये आपको मिलेंगे 18%। तो यहां तक आप शायद समझ गए होंगे कि सिन्हाला स्पीकर 74% है और तमिल स्पीकर जो है वो 18%। लेकिन ये जो तमिल स्पीकर हैं ये फर्दर और डिवाइडेड है 2 ग्रुप्स में। तो वो आप जानेंगे कौन है। जो तमिल स्पीकर हैं उनमें कुछ है श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल, और कुछ जो है वो है इंडियन तमिल, इंडियन तमिल। अब आपसे पूछा जाएगा ये श्रीलंकन तमिल कौन है, इंडियन तमिल कौन है। ये श्रीलंकन तमिल वो है जो श्रीलंका के ही थे, उधरी के लोग थे जो श्रीलंका बोलते, उनको बोलते श्रीलंकन तमिल। सॉरी, जो श्रीलंका में रहते थे वो तमिल बोलते थे, उधरी के थे, उनको बोलते श्रीलंकन तमिल। और जो इंडियन तमिल, ये तमिल, लेकिन ये हमारे इंडिया से, तमिलनाडु से श्रीलंका में लिए गए थे प्लांटेशन वर्क के लिए ब्रिटिश के दौर में। यानी अंग्रेजों ने कुछ तमिल्स को हमारे इंडिया से श्रीलंका में काम करने के लिए लिया था, तो वो फिर वहीं पे सेटल हो गए, तो उनको बोला जाता है इंडियन तमिल। या आप ये समझ सकते हैं जिनका ओरिजिन या जिनके फोर फादर्स का ओरिजिन इंडिया से है उनको बोलते हैं इंडियन तमिल, और जिनका ओरिजिन उधरी श्रीलंका में तो वो श्रीलंकन तमिल है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे।
अगर आप बोले कि ये कितना है, ये जो श्रीलंकन तमिल है ये 13%, और इंडियन तमिल रेस्ट का मतलब होता है जो बच गए वो सारे ये हैं। 18% तमिल स्पीकर है, उनमें से 13% श्रीलंकन तमिल है, और जो रेस्ट यानी 5% बचेंगे वो इंडियन तमिल है। अब इनके हम रिलीजन की बात करते हैं। रिलीजन जो है, ये सिंहाला स्पीकर जो है ये मोस्टली बुद्धिस्ट है, मोस्टली बुद्धिस्ट। और जो ये तमिल, चाहे श्रीलंकन तमिल हो या फिर इंडियन तमिल हो, ये आपको कुछ हिंदू मिलेंगे और कुछ मुस्लिम मिलेंगे। इट मीन्स हिंदू और मुस्लिम दोनों तमिल बोलते थे, और बुद्धिस्ट जो थे वो मेजरली सिंहाला बोलते थे। इसके अलावा वहां पर एक और रिलीजियस ग्रुप मिलेगा जो थे क्रिश्चियन। तो आपको तमिलनाडु में क्रिश्चियन भी देखने को मिलेंगे जो थे 7%। अगर आप कंपोजिशन को दो बेसिस पे बताएं, अगर लैंग्वेज के बेस पे बताएं तो सिंहाला स्पीकर थे और तमिल स्पीकर। सिंहाला 74% और तमिल जो थे 18%। ये तमिल में और दो ग्रुप थे, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल 13%, इंडियन तमिल जो बच गए वो सारे इंडियन तमिल। उसके बाद अगर आप रिलीजियस बेस पे देखें तो वहां पे आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे जो जनरली सिंहाला बोलते थे। उसके बाद आपको हिंदू और मुस्लिम मिलेंगे जो तमिल बोलते थे। उसके बाद आपको क्रिश्चियन मिलेंगे। अब आप बोलेंगे क्रिश्चियन कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो क्रिश्चियन में कुछ लोग सिंहाला बोलते थे और कुछ लोग जो है वो तमिल बोलते थे। आई होप कि आपको अभी तक श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन समझ आई होगी। तो जैसे हमने बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन समझने के बाद उनकी अप्रोच देखी कि उन्हें कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट की, क्या डिवाइड किया डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, तो ऐसे ही हम श्रीलंका को भी देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, और आपको पता चलेगा कि दोनों की अप्रोच जो थी वो डिफरेंट थी। तो आइए जानते हैं हम श्रीलंका ने क्या किया। आए अब हम मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका पढ़ते हैं। तो पहले ये तो समझे कि मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या। तो मैंने लिखा मेजॉरिटेरियनिज्म का ए बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन व्हिचएवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द नीड ऑफ द माइनॉरिटी। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या करती है, रूल करती है कंट्री को, और ऐसे रूल करती है जिससे उन्हीं को फायदा हो, या ये समझे कि जिस टेक्निक से वो चाहते, जो अप्रोच वो चाहते, उसी हिसाब से वो रूल करे कंट्री को, लेकिन माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को या उनकी नीड को डिसरिगार्ड करके, यानी उनकी नीड्स को कोई वैल्यू नहीं देना, कोई आइडिया भी नहीं रखना कि उनको भी जरूरत है। पूरी कंट्री को रूल करेगी मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने ही बेनिफिट के हिसाब से। तो इट मीन्स श्रीलंका में अगर हम पढ़ रहे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि श्रीलंका में जो मेजॉरिटी थी उन्हें अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठाया होगा। तो आपको ये तो पता कि अभी हमने बताया कि सिंहाला जो है श्रीलंका में मेजॉरिटी में थे। इट मीन मेजॉरिटी का बेनिफिट कौन उठा सकते हैं, सिंहाला। तो आए अब हम जानते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में क्या हुआ। अब हम जानेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले आप ये जाने कि जो श्रीलंका थी उनको इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। आपको याद होगा कि इंडिया को 1947 में मिली थी, तो इनको मिली थी 1948 में। ये भी ब्रिटिश के ही कंट्रोल में रहते थे। अब वहां पे आप जानते हैं कि सिंहाला जो थी वो मेजॉरिटी में थी, सिंहाला जो थी वो मेजॉरिटी में थी, और गवर्नमेंट जब बनती डेमोक्रेटिक कंट्री में तो मेजॉरिटेरियन बेस पे बनती है। तो इट मींस जो श्रीलंका के लीडर्स थे वो अपनी मेजॉरिटी का कहीं ना कहीं फायदा उठाने लगे, या ये बोल लीजिए आपकी श्रीलंकन लीडर जो थे मेजॉरिटी का पूरा फायदा अपनी ही कम्युनिटी के लिए उठाने लगे। तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं
माइनॉरिटी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। ये समझे कि सिन्हाला 1948 में इंडिपेंडेंस मिली इनको, सॉरी सिन्हाला नहीं, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 को। तो गवर्नमेंट बनाई तो उसमें जो लीडर्स थे मेजॉरिटी के थे, तो अपने ही फायदे के लिए काम करने लगे। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसा क्या किया हमने। तो स्टेप्स टेकन बाय द सिन्हाला गवर्नमेंट, आपको ये बताएं स्टेप्स टेकन बाय द सिन्हाला गवर्नमेंट। यानी सिन्हाला गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से स्टेप लिए, क्या किया उनने जिससे उनने मेजॉरिटेरियनिज्म का फायदा उठाया। तो आप यहां पे सुनिए, सबसे पहले बात यह है 1956 उन्हें एक एक्ट पास किया। 1956 में एक एक्ट पास किया। इस एक्ट के द्वारा उन्हें सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज माना लिया। सिन्हाला लैंग्वेज was recognized as an official language of Sri Lanka. यानी in 1956 an act was passed. According to the act, Sinhala language was recognized as the official language of Sri Lanka. तो अब आप बोलेंगे कि इस लैंग्वेज को ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करने से क्या होता है। आपको शायद ये पता होगा कि जहां ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है तो आपको जॉब लेने के लिए वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आप इसी बात को समझें कि अगर आपको लैंग्वेज आती नहीं तो अचानक से तो आ नहीं सकती। लैंग्वेज आने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं आना चाहिए, वो लिखना और पढ़ना भी आनी चाहिए। तो इट मीन्स जो तामिल होंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको बहुत सारी पोस्टों से बाहर कर दिया। तो अब आप ये बोलेंगे कि चाहे आपकी एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटीज में कोई जॉब्स हो तो उधर कहीं ना कहीं प्रेफरेंस जो थी वो सिन्हाला को मिलने लगी। तो सिन्हाला को प्रेफरेंस मिलने का मतलब ये है कि जो तामिल थे, तामिल को इग्नोर किया जाने लगा। ये जो तामिल थे इनको इग्नोर करने लगे। तो आप यहां तक समझ गए होंगे कि इनने 1956 में एक्ट पास किया जिससे सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया। इससे क्या हुआ कि एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज हो, कोई पोस्ट हो, रिक्रूटमेंट हो, तो वहां पर प्रेफरेंस जो है सिन्हाला को दी जाने लगी और तामिल जो थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इग्नोर होने लगे और कहीं ना कहीं उनको इक्वालिटी का इशू होने लगा। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी अलग से डिस्क्रिमिनेशन था। अब आप जानेंगे उसको। इनका जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये बताया गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट भी करेगा और फोस्टर भी करेगा। इसका मतलब द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका विल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर द बुद्धिज्म, यानी वो अब बुद्धिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब इससे क्या होता है, जब आप किसी एक रिलीजन को बढ़ावा देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो माइनॉरिटी होती है उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आती कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जब सिन्हाला ने ऐसे मेजर्स अपनाए तो जो आपके तामिल थे, तामिल समझने लगे चाहे हमारी लैंग्वेज हो, कोई भी चीज हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें इक्वालिटी नहीं दी जा रही। अपॉर्चुनिटी का हो या डिग्निटी की बात हो, हमें कहीं भी इक्वालिटी नहीं मिल रही। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो तामिल स्पीकर थे उनको फील होने लगा, दे फेल्ट दैट दे आर आउटसाइडर इन देयर ओन कंट्री। वो एलियनेशन की फीलिंग उनके अंदर आई, यानी वो एलियनेटेड फील करने लगे। एलियनेटेड मींस, एलियन आपने सुना होगा जो यहाँ के नहीं होते हैं,
तो एलियनेटेड फील होने का मतलब होता आप अपने आप को एलियन टाइप का फील करने लगे, अपनी ही कंट्री में ऐसा फील होने लगे जैसे हम यहाँ के है नहीं, क्योंकि सिन्हाला इनकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही थी, इनकी लैंग्वेज को नहीं मान रही थी। इस वजह से जब इनके अंदर फीलिंग आई एलियनेशन की, आउटसाइडर की, तो इनने आप कहीं ना कहीं स्ट्राइक करना स्टार्ट किया, डिमांड की। तामिल्स ने रिएक्शन में क्या किया, तामिल्स का क्या रिएक्शन था या उनकी डिमांड्स क्या थी। तो सबसे पहले आप ये जाने कि तामिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर, स्ट्रगल किस चीज के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, दूसरा ऑटोनॉमी, उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका मतलब तामिल्स ने अपनी पार्टीज बनाना स्टार्ट की, ऑर्गेनाइजेशन बताई और उन्हें स्ट्रगल किया किस चीज के लिए कि तामिल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, चाहे कोई भी स्फेयर हो हर जगह। उसके बाद उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, उनकी मतलब रीजनल ऑटोनॉमी, जिस इलाके में वो रहते हैं उसको मैनेज करने का अधिकार उन्हीं को मिले। और ये भी डिमांड की कि हमारी जो तमिल लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी तमिल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन इनकी जितने भी डिमांड थी वो सारी की सारी डिनाइड हुई। डिनाइड का मतलब आप ये समझे रिजेक्ट हो गई। सिन्हाला के द्वारा इनकी कोई भी डिमांड मानी नहीं गई, डिसरिगार्ड की गई, किसी भी बात को माना नहीं गया। इन्हें जितनी भी डिमांड्स की किसी भी बात को माना नहीं गया। तो फाइनली इन्हें बोला था कि हमें इंडिपेंडेंट तमिल एलम चाहिए, इंडिपेंडेंट तमिल एलम, एलम का मतलब स्टेट। यानी जब तमिल्स की कोई भी बात सुनी नहीं जाने लगी तो उनको पहले तो फील हो रहा था कि हम एलियनेटेड हैं, और उसके बाद कोई डिमांड सुनी नहीं जाने लगी तो इन्हें बोला हमारे जो तमिल वाले उनको एक अलग से स्टेट दे दी जाए जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। और इसका नतीजा क्या हुआ, श्रीलंका में आप देखेंगे सिविल वॉर हो गई, सिविल वॉर। असल में 1980s के बाद इनके रिलेशन जो थे वो खराब हो गए। द रिलेशंस बिटवीन तमिल्स एंड सिन्हाला वर स्ट्रेन्ड आफ्टर 1980s। क्यों? क्योंकि उनकी कोई भी डिमांड मानी नहीं जा रही थी। तो इसकी वजह से जब रिलेशन खराब हुए, ये डिमांड करते जा रहे थे और सिन्हाला मान नहीं रहे थे, तो फाइनली वहां पे सिविल वॉर हो गई। और आपको पता है जब सिविल वॉर होती है तो उसमें लॉस होता है किस चीज का, लाइफ का, किस चीज का, प्रॉपर्टी का। और बताया जाता है कि श्रीलंका की एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो काफी अच्छी थी, लेकिन सिविल वॉर की वजह से वो पूरी की पूरी तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और ये जो इनके बीच में विवाद था ये लगभग 2009 तक रहा है। अब आप दो केस आपने पढ़े, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। तो आपने देखा कि बेल्जियम भी एक डाइवर्स कंट्री थी कल्चर के हिसाब से, एथनिक कंपोजिशन के हिसाब से, लेकिन उनने अपनी डाइवर्सिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया। लगभग 4 टाइम्स उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि वो अपनी डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर पाए। लेकिन यही गलती जो है श्रीलंका वाले कर पा गए, क्योंकि इन्हें अपनी मेजॉरिटी का मिसयूज किया, इन्हें माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश की, उनको पावर शेयर नहीं की। तो आपको ये समझ आया कि उन्हें पावर शेयर नहीं की तो उसका नतीजा उनको भी भुगतना पड़ा। तो यहां से आपको इस चीज का आंसर मिलता है कि अगर आप पावर को शेयर करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट पीपल्स या डिफरेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो वो कंट्री के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हर किसी को फील होगा कि हम इसी कंट्री के, हम सारे एक हैं, तो मिलकर काम करेंगे। लेकिन अगर आप कंट्री के किसी सेक्शन को डिसरिगार्ड करेंगे, उनके राइट्स को डिनाई करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं फील होगा दैट वी आर एलियनेटेड, वी आर आउटसाइडर।
तो अगर हम आउटसाइडर हैं तो हम कंट्री की वेलफेयर के लिए काम क्यों करें? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बीच में जो विवाद हो जाते हैं उसकी वजह से वॉर हो जाती है, और वॉर से कभी भी किसी का फायदा नहीं होता है। अगर हम 50 लोग हैं और माइनॉरिटी वाले 10, हम उन 10 के 10 को मारेंगे, लेकिन वो 10 जो हैं वो हमारे 10 से 15 लोगों को मार सकते हैं, यानी कि नुकसान हमें भी होगा। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। हमें पावर शेयर करनी पड़ती है। अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो कंट्री सही से नहीं चलेगी। तो जो हमने बात की थी, पावर शेयरिंग मीन्स डिवाइडिंग द पावर, डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर, इट मीन्स वीकनिंग द कंट्री नहीं। आपको आंसर मिला, पावर शेयर जो है कंट्री को वीक नहीं करती बल्कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती, क्योंकि पावर शेयर करने का मतलब ऐसा नहीं कि एप्पल को आपने काटा तो आधा आधा बट गया, नहीं। पावर शेयर को करने का मतलब कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना है, फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आप कानून बनाए, ये इंप्लीमेंट करेंगे, दूसरे जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हर एक के पास पावर होगी, लोग कोई वोट देके गवर्नमेंट बनाएगी तो सबके पास पावर होगी, लोग मिलके रहेंगे तो कंट्री की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो कहीं ना कहीं आंसर आपको यहीं पे मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। थैंक यू।